फॉर्म्स। वैरायटी हम किसको कहते हैं? वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। किसी चीज की डिफरेंट फॉर्म होना, किसी चीज की मुख्तलिफ शक्लें होना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वैरायटी कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म। तो आप ये भी कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी हम किसको कहते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हो कि वैरायटी ऑफ लाइफ, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब देखो, लाइफ जो होती है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं लाइफ की, तो हमारी जमीन पर ज्यादातर लाइफ जो है वो किसकी फॉर्म में मौजूद है? प्लांट्स की फॉर्म में मौजूद है। लाइफ एनिमल्स की फॉर्म में मौजूद है। और जो लाइफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में भी मौजूद है। लेकिन आप देखें तो इस जमीन पर आपको प्लांट्स की भी बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। कोई ट्री है, कोई हर्ब है, कोई श्रब है, कोई वेस्कुलर प्लांट है, कोई नॉन वेस्कुलर प्लांट। एनिमल्स की भी आपको वैरायटी मिलेगी। कोई इनवर्टिब्रेट्स हैं और कोई वर्टिब्रेट्स हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोन है। तो मतलब लाइफ जो है वो किसी एक फॉर्म में नहीं मिलती, एक जैसी लाइफ नहीं है जमीन पर। ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे लाइफ कोई एक जैसी नहीं है। लाइफ की क्या है? लाइफ की वैरायटी है, लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और इन लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स को और इस लाइफ की वैरायटी के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? वो है बायोडाइवर्सिटी। यानी लाइफ जो है वो डाइवर्स फॉर्म में मौजूद है, कोई एक तरह की लाइफ मौजूद नहीं है। अब अगर आप देखें तो जमीन पर 1.5 मिलियन प्लांट्स मौजूद हैं। वो प्लांट्स भी एक जैसे नहीं है। 0.5 मिलियन एनिमल्स हैं, तो आप देखें तो एनिमल्स भी एक जैसे नहीं है। तो इन सब की डिफरेंट क्या है? वैरायटी है। और हम इसको जिस बायोलॉजी में के जिस ग्रुप में डिस्कस करेंगे या जिस ब्रांच में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? वो है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी को भी हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में थोड़ा डिटेल में इसको बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं, वो ब्रांच क्या है? वो है टैक्सोनॉमी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिटेल में हम कौन सी ब्रांच के अंदर जो है वो देखते हैं? वो देखते हैं हम बेसिकली टैक्सोनॉमी में। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये टैक्सोनॉमी क्या होती है, या टैक्सोनॉमी हम जो है वो किसको कहते हैं। अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो बेसिकली जो टैक्सोनॉमी को मैं यहाँ डिफाइन करूं, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है वो हम किसको कहते हैं? तो बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with description identification, naming and classification of लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस किस चीज से डिस्कस करती है? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं? जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसमें देखें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी में। एक डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो गई, एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक नेमिंग हो गई, और एक क्लासिफिकेशन हो गई। यानी टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो इन चार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन चार चीजों से जो है वो क्या करती है? डिस्कस करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं किसी जंगल के अंदर जाता हूं और उस फॉरेस्ट में मुझे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया। ऐसे कोई नया एक ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, ऐसे कुछ है, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है मुझे मिल गया। अब मैं ना इस ऑर्गेनिज्म को पहले तो मैं इस ऑर्गेनिज्म की क्या करूंगा? डिस्क्रिप्शन करूंगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा कि मैं इसकी आईज कैसी हैं,
इसकी स्किन का कलर कैसा है, इसकी बॉडी की शेप कैसी है, ये सब किस में आ जाएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद फिर मैं आइडेंटिफिकेशन करूंगा ये कौन से एनिमल से मिल रहा है। उसको फिर मैं आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसको एक नेम दे दूंगा। अगर उस एनिमल से मिल रहा है तो उसी एनिमल का नाम दे दूंगा। अगर उनसे थोड़ा डिफरेंट हो तो एक नया नाम मैं इसको दूंगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा नेमिंग। और उसके बाद फिर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूंगा। अगर इसमें एनिमल वाले कैरेक्टर हैं तो इसको मैं एनिमल के ग्रुप में रख दूंगा। अगर ये कोई प्लांट मैंने देखा है, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट वाली है तो मैं इसको कौन से ग्रुप में रख दूंगा, प्लांट के ग्रुप में रख दूंगा। और एनिमल में भी अगर बर्ड्स में मिल रहा है तो इसको बर्ड्स के ग्रुप में रखूंगा। प्लांट्स के अंदर अगर ब्रायोफाइट्स में मिल रहा है तो प्लांट्स के कौन से ग्रुप में रखूंगा, ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो मतलब ये होता है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं, उनको नाम देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन मतलब उनकी दर्जाबंदी करते हैं, तो इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी को अगर और ब्रॉडली बात करें तो टैक्सोनॉमी में हम किसको डील कर रहे होते हैं, बायोडायवर्सिटी को, कि लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको हम क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद शोर आ रहा है स्टूडेंट आपकी तरफ से? अच्छा अब इधर देखें, अब यहाँ पर टैक्सोनॉमी में जो डिटेल में मैंने आपको कहा था, टैक्सोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टैक्सोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ मैं किसको डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन को। और आपकी बुक में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है क्लासिफिकेशन को। तो यहाँ चलें हेडिंग दे लेते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं, ये क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो अब नॉर्मली क्लासिफिकेशन हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को। अब क्लासिफिकेशन की अगर मैं डिफाइन करूं, क्लासिफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन हम किसको कहते हैं, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक मिनट में आपसे क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा से पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। बीच में मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, जी पूछ लें क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का स्टूडेंट? नो सर। चलें फिर मैं आगे चलता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। यहां मैंने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या लिखी, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, जैसे दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिसाल के तौर पे दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक प्लांट्स के अंदर और एक किसमें डिवाइड कर दिया, एनिमल्स में। तो हमने इन प्लांट्स की क्या की है, ये क्लासिफिकेशन की है कि प्लांट्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक सॉरी ऑर्गेनिज्म को हमने, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक प्लांट और एक एनिमल। फिर अब हम क्या करेंगे, इन इन ऑर्गेनिज्म की के सब ग्रुप बना लें। सब ग्रुप क्या है, प्लांट्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दें, एक ब्रायोफाइट्स और एक ट्रेकियोफाइट्स। ऐसे पौधे जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं है उनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं, और जिनमें वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। इसी तरह एनिमल्स के भी दो ग्रुप बना लेते हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स और एक कौन से हो गए, वर्टिब्रेट्स। तो अब आप देखें ऑर्गेनिज्म के हमने पहले दो ग्रुप्स बना लिए, ये प्लांट का ग्रुप और ये एनिमल का ग्रुप, और ये क्या हो गए, ये हो गए इनके सब ग्रुप। तो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेसिकली क्लासिफिकेशन, या जिसको हम अगर उर्दू में बात करें तो ये क्या होगी, दर्जाबंदी, या चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों की ग्रुपिंग करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। अगर हम अपनी आम रोजमर्रा अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा कहाँ कहाँ क्लासिफिकेशन जो है वो नजर आती है। देखिए हमें हर चीज के अंदर
ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग करने का फायदा क्या होता है उसको आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ग्रुपिंग देखें हम किस किस जगह पर, हमारे हर जगह पर ग्रुपिंग होती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी एक दफा एग्जांपल दी थी कि जब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो सुपरमार्केट के अंदर सुपरमार्केट वालों ने चीजों की क्लासिफिकेशन की हुई होती है। मतलब ये एक शेल्फ जो है वो इसमें रखा हुआ होगा ग्रोसरी का सामान। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रोसरी का सामान। ग्रोसरी का सामान कौन सा सामान, जो आप किचन में यूज करते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा सामान, यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा। अपनी स्किन और हेयर प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो वो क्या है, वो ये हो गया कॉस्मेटिक का सामान। और ये यहाँ पर हो गया किसका सामान उसने रख दिया, यहाँ पर इस शेल्फ में, इस कबर्ड में आपको मिलेगा किसका सामान, इसमें आपको मिल जाएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी वो होती है जो हम ऑफिसेज और स्कूल में यूज करते हैं। तो अब सुपरमार्केट वाले ने क्या किया, ग्रुपिंग करी। एक ग्रुप ये बना दिया चीजों का, दूसरा ग्रुप ये बना दिया, तीसरा ग्रुप ये बना दिया। जो किचन में यूज करने वाली चीजें थी उनको जो है वो ग्रोसरी में रखा, और जो हम वैसे यूज करते हैं स्किन और हेयर के लिए वो कॉस्मेटिक में रखा, और ऑफिसेज और स्कूल में यूज होने वाले स्टेशनरी। फिर इसमें भी सब ग्रुपिंग भी करेगा। ग्रोसरी के अंदर टी चाय की पत्ती जो है वो इस शेल्फ में रखी होंगी, और ऑयल जो है वो यहाँ रखे हुए होंगे, मसाले जो हैं वो इधर रखे हुए होंगे। इसी तरीके से इसने कॉस्मेटिक में हेयर की प्रोडक्ट यहाँ रखी हुई है, स्किन की प्रोडक्ट यहाँ पे रखी हुई है, सॉफ्ट जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं इस तरह से। इसी तरह स्टेशनरी में बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और पेन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, दूसरा सामान जो है उसने यहाँ रखा हुआ है। तो अब आप देखें इसने जो अपने सुपर स्टोर पे क्लासिफिकेशन की हुई होती है, इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको सॉर्टिंग आसान हो जाती है, चीजों को ढूंढना जो है वो क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन की वजह से, ग्रुपिंग की वजह से चीजों को ढूंढना आसान हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक सुपरमार्केट में जाता हूँ, मुझे ग्रोसरी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ग्रोसरी के आइटम की तरफ जाऊंगा ताकि मैं आराम से वहां से ग्रोसरी की चीज निकाल लूं। और ग्रोसरी में भी मुझे ऑयल चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑयल की प्रोडक्ट यहाँ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ऑयल ले लूंगा। अब मुझे अगर कॉस्मेटिक के लिए मैं जा रहा हूँ तो मैं कॉस्मेटिक के लिए इधर चला जाऊंगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी के लिए इधर जाऊंगा। तो मतलब क्लासिफिकेशन करने से हमें चीजों को सॉर्ट आउट करना, चीजों को ढूंढना आसान हो जाता है। जैसे आप अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर भी अगर आप चीजों को प्रॉपर वे में रखोगे तो आपको चीजें ढूंढना आसान हो जाएंगी। अगर आपके किचन के अंदर आपने एक कबर्ड के अंदर चाय बनाने का सामान रखा हुआ है, यानी उसमें आपने चीनी रखी हुई है, पत्ती रखी हुई है, और ऑयल रखा हुआ है, ड्राई ऑयल ऑयल जो सॉरी मिल्क रखा हुआ है, मिल्क पाउडर रखा हुआ है, ये तीन चीजें आपने वहां पर रखी हुई हैं, तो आपको जब भी चाय बनानी होगी तो आप आराम से ये तीनों चीजें निकाल लोगे। लेकिन अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपने चीजों को मैनेज नहीं किया हुआ, तो आप सारी जिंदगी ढूंढते ही रहोगे। और अक्सर यही होता है, कुछ लोग जो जिनकी मैनेजमेंट, जिनकी चीजों की ग्रुपिंग करके नहीं रखते, चीजों को मैनेज करके नहीं रखते, उनका अक्सर टाइम जो है चीजों को ढूंढने में गुजर जाता है। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे अगर कहा जाए कि आपकी 8 क्लास और 7 क्लास की मार्क्स, वो जो है रिजल्ट सर्टिफिकेट, वो भी उन्होंने संभाल के रखा होगा। और कुछ स्टूडेंट अभी ऐसे भी होंगे, अगर मैं उनसे कहूँ कि अभी वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देखो, तो वो भी ढूंढेंगे जाकर कहाँ पर पड़ी हुई है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब चीजों को आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते हो। तो सेम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में भी यही चीज है। अब मैंने आपको बताया 1.5 मिलियन प्लांट्स हैं, 0.5 मिलियन एनिमल्स हैं। अब इतने एनिमल्स की अगर आप स्टडी करना चाहोगे तो आसान नहीं होता इतने सारे एनिमल्स को एक साथ डील करना। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इनको क्या करो, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। तो ग्रुप्स में जब आप डिवाइड कर दोगे तो उसमें आपको सॉर्ट आउट करना या उसकी स्टडी करना क्या हो जाएगा, उसकी स्टडी करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मतलब ये, अब हम दूसरी जो हेडिंग देते हैं जो आपकी बुक में भी दी हुई है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पेश आती है, हमें इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ी। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का फायदा क्या होता है, इसकी नीड क्या है, क्यों जरूरत पेश आती है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की जो नीड है बेसिकली, अगर यहाँ पर मैं लिखूं कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। एक तो बात ये होती है, अगर मैं नीड की बात करूं तो क्लासिफिकेशन हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को सॉर्ट करना या तलाश करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखो, शुरू शुरू में जब इंसान थोड़ा सिविलाइज हुआ तो इंसान ने देखा कि कौन से
जो हैं वो एनिमल्स उसके लिए हेल्पफुल हैं और कौन से एनिमल जो हैं वो क्या हैं, हार्मफुल हैं। इसी तरह प्लांट्स को देखा कि कौन से प्लांट पॉइजनस हैं और कौन से प्लांट जो हैं वो क्या हैं, यूजफुल हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने सबसे पहले एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या किया, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू किया इंसान ने, ताकि उसको सॉर्ट करना आसान हो जाए, कौन सी चीज किस काम आती है, तो वो उसको उसी लिहाज से जो है वो रखना शुरू करें। लेकिन जैसे जैसे क्लासिफिकेशन होना शुरू हुई, बायोलॉजी में मजीद एडवांसमेंट शुरू हुई, तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को और ज्यादा प्रॉपर वे में क्लासिफाई करना शुरू कर। अब मिसाल के तौर पे हम जब क्लासिफिकेशन किसी चीज की करते हैं तो हमेशा क्लासिफिकेशन किसी ना किसी बेस पर की जाती है, किसी ना किसी बुनियाद पे की जाती है। अब मिसाल के तौर पे आप ये फर्स्ट जितने भी स्टूडेंट हो एंट्री के, अगर मैं आपकी क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो मैं किस बेस पर आपकी क्लासिफिकेशन करूंगा। क्लासिफिकेशन की हमेशा कोई ना कोई क्या होती है, कोई ना कोई बेस होती है, जिस बेस पर हम चीजों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं आपको किस बेस पे क्लासिफाई कर देता हूं, आपको दो ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, मैं चले ग्रुप बना देता हूं आपके दो, वो स्टूडेंट जिनके A1 ग्रेड हैं और वो स्टूडेंट जिनके A1 ग्रेड से बेलो कम नंबर हैं। तो अब ये जो मैंने आपकी क्लासिफिकेशन की है वो किस बेस पर की है, मैंने आपके ग्रेड की बेस पे की है। इस क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद जो है वो ग्रेड है। चले मैं एक और क्लासिफिकेशन कर देता हूं आपकी, मैं आपकी क्लासिफिकेशन आपकी लैंग्वेज की बेस पे भी कर सकता हूं। मैं ऐसे भी तो आपको क्लासिफाई कर सकता हूं, सिंधी स्पीकिंग स्टूडेंट एंड नॉन सिंधी स्पीकिंग स्टूडेंट। अब ये जो मैंने क्लासिफिकेशन की है वो किसकी बुनियाद पे की है, लैंग्वेज की बुनियाद पर। मतलब हम जब चीजों को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी बेस पे करते हैं, किसी ना किसी बुनियाद पर, और इसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो मैंने आपको जर्नल की एक मिसाल दी है, ये आपकी A1 ग्रेड की और इसकी। बायोलॉजी के अंदर जो क्लासिफिकेशन की जाती है ज्यादातर किस बुनियाद पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं किसकी बुनियाद पर, हम ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं हम कैरेक्टर की बुनियाद पर। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कैरेक्टर की डेफिनेशन बताऊंगा, ये कैरेक्टर क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। अगर हम कैरेक्टर की डेफिनेशन देखना चाहें, ये कैरेक्टर होता क्या है, वैसे तो नॉर्मली हम डिफरेंट तरीके से आपके दिमाग में कैरेक्टर के हवाले से क्या कहना चाहिए कि डेफिनेशंस आती होंगी, लेकिन ऐसे बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैरेक्टर को डिफाइन करें तो ये देखें कैरेक्टर होता क्या है, कैरेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ना स्टूडेंट? सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, हाँ स्क्रीन शो स्क्रीन, नहीं। हाँ स्क्रीन थोड़ी स्क्रीन आउट हो गई, मैं स्क्रीन को दोबारा अभी शेयर कर, कर दे। ये हो गया। तो अब क्या होता है कि मैं अगर कैरेक्टर की बात करूं, देखो कैरेक्टर क्या होता है, हम कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में देखो कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टर इज एनीथिंग, कैरेक्टर इज एनीथिंग whose expression can be measured. Character is anything whose expression can be measured. अब मिसाल अगर मैं आपको दूं, जैसे आप लोगों के पास जब आप एक मूवी देख रहे होते हो तो कोई भी आपको नहीं बताता ये हीरोइन का कैरेक्टर है, ये हीरो का कैरेक्टर है, आप उसके एक्सप्रेशन से ही पता लगा लेते हैं, आप उसके एक्सप्रेशन को मेजर कर लेते हैं, उसके एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लेते हैं ये किसका कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसके एक्सप्रेशन को आप मेजर कर सको, जिसके इजहार को जो है वो, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसके इजहार का आप अंदाजा लगा सको। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बायोलॉजी के हिसाब से मिसाल देता हूँ। पेटल की लेंथ, पेटल किसको कहते हैं, पेटल कहते हैं फूल की पत्तियों को। पेटल की लेंथ जो है ये क्या है, कैरेक्टर है। पेटल की लेंथ क्या हो गई, ये एक कैरेक्टर हो गई। अब उसके अंदर कुछ पेटल की लेंथ 1 mm है, 1 mm भी हो सकती है, 2 mm भी हो सकती है, इवन के पेटल की लेंथ 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये 1 mm, 2 mm और 1 सेंटीमीटर ये सब क्या है, ये इसके एक्सप्रेशन है, ये इसके क्या है, एक्सप्रेशन। तो कैरेक्टर इज एनीथिंग हुज एक्सप्रेशन कैन मेजर।
या जैसे मिसाल दूं, आपके जो ग्रेड्स हैं, आपके ग्रेड्स क्या है, ये कैरेक्टर हैं, और उन कैरेक्टर के जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, A1 A B C D, ये क्या है, इसके एक्सप्रेशन है। तो कैरेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसके एक्सप्रेशन होते हैं, और उन्हीं एक्सप्रेशन की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे A1 ग्रेड के स्टूडेंट को अलहदा ग्रुप में रख देंगे, A को अलहदा, B को अलहदा, C को अलहदा, यानी एक कैरेक्टर की बेस पे आपने क्लासिफिकेशन की, लेकिन कैरेक्टर की बेस पर भी नहीं करी, कैरेक्टर के जो एक्सप्रेशन है उन एक्सप्रेशन की बेस पे आपने क्या करी, क्लासिफिकेशन करी। जैसे 1 mm वाले पेटल्स को आप अलहदा रख, 1 mm पेटल वाले प्लांट्स को आप अलहदा रख दो, 2 mm पेटल्स वाले प्लांट को अलहदा रख दो, 1 सेंटीमीटर वाले प्लांट्स को अलहदा रख दो। तो ये कैरेक्टर हो गया और इस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन हो गए। अब मिसाल के तौर पे पेटल का कलर, ये भी एक कैरेक्टर है, और रेड, ब्लू और व्हाइट, ये इसके क्या है, ये इसके एक्सप्रेशन है। तो हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं उनके कैरेक्टर्स की बुनियाद पे। एंड व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज एनीथिंग हुज एक्सप्रेशन कैन बी मेजर। ये तो हमने जनरली बात करी कि चीजों को क्लासिफाई करने के लिए हम कैरेक्टर यूज करते हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो जिंदा चीजों को क्लासिफाई करने के लिए कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब स्पेशली हम सिर्फ वो कैरेक्टर देखेंगे जो बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिस्ट, जिसकी बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। तो वो जो कैरेक्टर होते हैं जिसकी बेस पे बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले मैं उन कैरेक्टर्स के यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर होती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिन बेसिस पर होती है, जिन कैरेक्टर की बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ, वो बेसिस होती है होमोलॉजी, होमोलॉजी के बाद बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, और उसके बाद जेनेटिक्स। आपकी बुक में ये 4 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये 4 क्राइटेरिया भी आप इनको कह सकते हैं। इन 4 क्राइटेरिया या इन 4 कैरेक्टर की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं। और सिर्फ कोई एक कैरेक्टर की बुनियाद पर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बुनियाद पे नहीं करते हो, सिर्फ होमोलॉजी की बुनियाद पे नहीं करते, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाती है उसमें, साइटोलॉजी भी आ जाता है उसमें, जेनेटिक्स भी आ जाता है। अब अगर जर्नली देखें तो होमोलॉजी क्या होती है, होमोलॉजी बेसिकली होता है सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी जिन ऑर्गेनिज्म की सिमिलर स्ट्रक्चर होती है उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं। होमोलॉजी किसको शो कर रही है, सिमिलर स्ट्रक्चर को। बायोकेमिस्ट्री किसको शो कर रही है, सिमिलर केमिकल्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, तो बाज़ दफा क्या होता है, उनकी बॉडी के केमिकल्स भी बहुत एक जैसे होते हैं। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अलग सेल वाल में केमिकल्स होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल के केमिकल अलग होते हैं। जैसे प्लांट्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो प्लांट्स की बहुत सारी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती हैं, और प्लांट्स के सेल वाल के अंदर जो केमिकल है वो भी सिमिलर है, मतलब सबके अंदर सेलुलोज की बनी होती है प्लांट की सेल वाल। और उसके साथ साथ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइटोलॉजी भी देखते हैं। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर। आपको पता है साइटोलॉजी की बुनियाद पर हमने 2 ग्रुप बनाए, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। ऐसे एनिमल जिनमें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वाज़ा तौर पर न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें वाज़ा तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता उनको क्या कहते हैं, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज भी देखते हैं, जेनेटिक्स। जिन ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप में रखते हैं उनके जीन या उनका डीएनए भी जो है वो आपस में क्या होता है, मिलता जुलता होता है। तो मतलब जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये तमाम चीजें देखी जाती हैं, जिसमें आप होमोलॉजी भी देखते हो। होमोलॉजी मतलब क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर देखते हो, केमिकल्स देखते हो, उसकी बॉडी के केमिकल्स आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसका सेल आपस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनके जीन्स किस हद तक आपस में मिलते हैं, ये सब होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस। हम सबसे पहले डिस्कस किसको करेंगे, होमोलॉजी को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किसको, होमोलॉजी को पहले जो है वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर होगी आपको? यस सर। होमोलॉजी को सबसे पहले देखते हैं, ये होमोलॉजी क्या होती है। सेकंड ईयर की बुक में भी जो है वो सर जब आप जी जी पूछें। सर मतलब सारी बेसिस सेम होनी चाहिए तब वो एक ग्रुप में क्लासिफाई होगा? उनमें बहुत सारी फर्क देखें, कोई भी क्लासिफिकेशन 100% नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई फर्क लाजमी तौर पे होता है। जैसे मैं कहता हूँ इंसान के बहुत सारे केमिकल एक जैसे होते हैं, फिर भी इंसान के केमिकल में फर्क होता है। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है तो इसका मतलब उसके पास एंटीजन ए होती है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो इसका मतलब उसके पास एंटीजन क्या होती है, ए बी होती है। फिर भी कहीं ना कहीं फर्क रह जाता है, लेकिन उसको फिर आप सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। जो फर्क आता है वो फर्क आपको क्या बता देता है, उस फर्क की वजह से आप सब ग्रुप बना लेते हो उसके। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर इंसान के पास यूकैरियोटिक सेल ना हो, कोई इंसान ऐसा आ गया उसके पास यूकैरियोटिक सेल नहीं है, तो फिर आप उसको इंसान के ग्रुप में तो नहीं रखोगे, फिर तो आप कहोगे उसको बैक्टीरिया में रखना चाहिए। क्या किसी के पास वर्टिब्रेट ना हो तो उसको तो वर्टिब्रेट में नहीं रखोगे ना। तो बहुत सारे कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते हुए होना चाहिए, फिर आप उसको जाकर किसी एक ग्रुप में रखते हो। बिल्कुल एक जैसे होना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक एक जैसे होना जरूरी है। देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले मिसाल देता हूं होमोलॉजी की। होमोलॉजी से पहले मैं आपको बताऊंगा ये होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, organs which are similar in structure, organ which are similar in structure, organ which are similar in structure due to their common origin, due to their common origin, but may different in their function। अच्छा, अब एक चीज आप इधर देखो, यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रा कर देता हूं, ये एक ह्यूमन बीइंग का जो है वो एक इंसान का मैं यहाँ पर आर्म ड्रा कर रहा हूँ। इंसान का ये आर्म है, अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ बोन्स की। ये ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन का आर्म है, ये इसका हाथ है, इसके अंदर ये बोन्स हैं। ये एक बैट चमगादड़ का जो है वो क्या है, ये पर है। ये एक वेल फिश जो होती है, वेल फिश का जो है वो फ्लैपर है। और ये केट का जो है वो क्या है, फोर लिम्ब है, आगे वाली टांग है। तो अब क्या हो गया, ये इसको हम, ये आर्म है, ये बैट का विंग है, ये फिश का फ्लैपर है, और ये जो कैट है उसका क्या है, उसके फोर आर्म है, या उसके फोर लेग हैं, यानी आगे वाली टांगे हैं। अब आप इधर देखें, या फोर लिम्ब भी कह लें इसको। अब आप देखें इन सब की अंदर की स्ट्रक्चर एक जैसी है, हड्डियों की बनावट सब में एक जैसी है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सब में बना हुआ है इस तरह, स्कैपुला और ह्यूमरस बोन सब में क्या है, एक जैसी है। तो मतलब ये सारी स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसी हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। मतलब हमारे हाथ जो है वो किस चीज को कैरी करने का काम करते हैं, इसके बैट के जो विंग है वो उड़ने का काम करते हैं, और फिश जो होती है उसके फ्लैपर जो है वो किस चीज का काम करते हैं, इसके फ्लैपर जो है वो तैरने का काम करते हैं, और केट के जो फोर लिम्ब हैं वो चलने का काम करते हैं या भागने का काम करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर वैसे हैं तो सिमिलर, क्यों ये सिमिलर है, ये अब सिमिलर है एक दूसरे से, लेकिन काम सबका मुख्तलिफ है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से सिमिलर हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो ड्यू टू दियर कॉमन ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है, ड्यू टू दियर कॉमन ओरिजिन? ये मैंने जितने भी एनिमल्स यहाँ पर बनाए हैं ये सब के सब एनिमल मैमल्स हैं। ये सब एनिमल्स क्या है, इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, वो कौन सा ग्रुप है, वो है मैमल का ग्रुप। ये सब किस में आ जाते हैं, ये मैमल्स में आ जाते हैं। और इन तमाम मैमल्स की ओरिजिन एक ही है, ये तमाम किससे बने, रेप्टाइल से बने। तो ये किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए, इनके एंसेस्टर एक ही जैसे थे, तो इस वजह से इनकी ये स्ट्रक्चर आपस में क्या है, मिलती हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे, इनकी हैबिटेट डिफरेंट थी, तो उसकी वजह से इनके काम क्या हो गए, इनके काम डिफरेंट हो गए। तो ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट, मे बी, देखिए यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है मे बी,
बहुत सारे होमोलोगस ऑर्गन ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और काम भी सिमिलर कर रहे होते हैं। वो मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे हमारी लेग्स जो है और कैट की लेग्स, दोनों के अंदर की स्ट्रक्चर सेम है, बोन की स्ट्रक्चर, और दोनों ही चलने का काम करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जरूरी नहीं है वो फंक्शन में भी सिमिलर डिफरेंट हो, वो फंक्शन में सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फंक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ मे लिखा गया है। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और एक जैसे होमोलोगस ऑर्गन रखने वाले एनिमल्स को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, और वो ग्रुप क्या हो गया, वो ग्रुप हो गया बेसिकली जो है वो, ये ग्रुप जो कहलाएगा वो ग्रुप क्या कहलाएगा, मैमल्स। यानी मैमल्स के सबके ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो होमोलॉजी की बुनियाद पर, यानी होमोलोगस ऑर्गन की बुनियाद पर, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी की बुनियाद पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। स्टूडेंट ये क्लियर हुआ होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? आपने एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बुक में जो होमोलोगस ऑर्गन की एग्जांपल दी हुई है ये आपने याद रखनी है। एक होमोलोगस ऑर्गन की आपने डेफिनेशन याद रखनी है, और एक होमोलोगस ऑर्गन की आपने क्या याद रखनी है, ये एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है ये आपने याद रखनी है। और होमोलॉजी बेसिकली क्या है, सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर। इसको अगर सिंपली मैं बताऊं, इसको डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर, सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे एक तो हम क्लासिफाई करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉजी, होमोलॉजी। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। अब आ रही है मेरी आवाज? अब बाकी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलें, सही है। अच्छा, अब इसको देखें, हम बात जब करते हैं होमोलॉजी की तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा मुमासलत करती है, स्ट्रक्चर इतनी सिमिलर होती है कि उनको क्लासिफाई करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आपकी बुक में है, लेकिन मैंने आपको कहा होमोलॉजी के साथ साथ हम केमिस्ट्री भी देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म की तो स्ट्रक्चर ही इतनी सिमिलर होती है कि हम उनकी डिफरेंसेस हमें कहीं नजर ही नहीं आता उनकी स्ट्रक्चर में, तो फिर हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? अब मिसाल के तौर पे जैसे इंसान है, इंसान आपको सब एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपको मैं इसकी इंसान की केमिकल की बेस पे क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ या जाती हूँ, तो आप फिर क्या करोगे, इंसान के केमिकल की तरफ आ जाओगे। और केमिकल्स जो की जब हम केमिकल की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। ज्यादातर बायोकेमिस्ट्री हम करते हैं किसकी क्लासिफिकेशन के लिए, बायोकेमिस्ट्री यूज होती है मोस्टली फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म को ज्यादा करते हैं, वैसे तो हर ऑर्गेनिज्म को कर सकते हो आप बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पे क्लासिफाई, लेकिन बायोलॉजिस्ट ज्यादातर जो करते हैं मोस्टली फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, वो ज्यादातर किसकी की क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं इसको, बैक्टीरिया की। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कोकाए होते हैं, राउंड होते हैं, तो वो सारे के सारे, अब ये देखिए 4 बैक्टीरिया हैं, ये चारों राउंड हैं। अब मैं अगर इनको इनकी मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्लासिफाई करना चाहूं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों के तीनों स्फेरिकल हैं। अब मैं कैसे इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा? फिर मैं देख लेता हूं इनके अंदर के केमिकल। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूं कि इनके अंदर, इसके अंदर, इन दो के अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है और इन दोनों के अंदर लाइसिन अमाइनो एसिड है, तो मैं इसको किस में रख दूंगा, इसको ग्लाइसिन अमाइनो एसिड वाले ग्रुप में रख दूंगा। और मैं इसको कौन से वाले ग्रुप में रख दूंगा, इसको मैं लाइसिन अमाइनो एसिड वाले ग्रुप में रख दूंगा। तो मतलब मैंने इनके अंदर के केमिकल्स देख के, मैंने इनके अंदर की केमिकल कंपोजिशन देखकर क्लासिफिकेशन की है। तो बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो उसकी बेस क्या होती है, उसकी बेस होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसके सेल की केमिस्ट्री को देखकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, आपकी बुक में एक और चीज ये भी लिखी हुई है कि अगर मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया के आपको केमिकल देखने हैं तो इन केमिकल को निकालने का तरीका क्या होता है। मिसाल के तौर पे इस बैक्टीरिया से भी मैंने प्रोटीन निकाले और इस बैक्टीरिया से भी मैंने प्रोटीन निकाले, या मैंने इस बैक्टीरिया से कोई दूसरा केमिकल निकाला। केमिकल को निकालने की जो टेक्निक्स हैं, जो आपकी बुक में भी ये 2 नाम मेंशन किए हैं, एक क्रोमेटोग्राफी होता है जिसके जरिए हम केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 2 टेक्निक्स हैं जी। अब इन टेक्निक्स की मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आप इतना याद रखें कि अगर आपसे कभी कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि केमिकल्स को जब आप निकालते हो
बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या किसी सेल से जब केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो कौन सी टेक्निक है? एक है क्रोमेटोग्राफी और एक क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे सेल के अंदर से जब आप सेल ऑर्गेनेलीज को या उसके कंपोनेंट को निकालते हो तो वो टेक्निक कौन सी है? उस टेक्निक को तो हम सेल फ्रक्टिनेशन कहते हैं ना। जब हम किसी सेल के ऑर्गेनेलीज को निकालते हैं और सेल के अंदर से जब केमिकल्स को निकाले जाते हैं तो केमिकल्स को निकालने की दो टेक्निक्स हैं, एक क्रोमेटोग्राफी और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस। असल में क्रोमेटोग्राफी शुरू में पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती थी, इस वजह से इसका नाम रख दिया क्रोमेटोग्राफी। और इलेक्ट्रोफोरेसिस को इलेक्ट्रोफोरेसिस इस वजह से कहते हैं। इसको मैं फिर आप इन दोनों को जब हम वो डीएनए को पढ़ेंगे ना, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिटेल में। अभी सिर्फ आपने बायोकेमिस्ट्री के हवाले से यही पॉइंट याद करना है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पॉइंट्स बता दिए आपने यही याद करना है। सर जी पूछें क्वेश्चन। सर तमाम इंसानों में क्या ये केमिकल्स अलग होते हैं? नहीं, तमाम इंसानों में केमिकल्स अलग नहीं होते, हमारे बहुत सारे केमिकल एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। मैंने उसकी मिसाल आपको ये दी, जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है। कौन सा वो एंटीजन क्या होता है? प्रोटीन, ए प्रोटीन लगा हुआ है। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर कौन सा प्रोटीन लगा हुआ है? बी प्रोटीन लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये आप में केमिकल डिफरेंट हो गए, लेकिन सेम भी होते हैं। आपके हेयर भी केराटिन के बने हुए हैं और कोई दूसरा जो है दूसरी कोई लड़की है उसके हेयर भी केराटिन के बने हुए हैं, लेकिन ये फर्क हो सकता है किसी के पास थोड़ा हेल्दी प्रोटीन की केराटिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसके हेयर थोड़े हेल्दी हो जाएंगे, किसी में केराटिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसके हेयर थोड़े कम हेल्दी हो जाएंगे। तो हम एनिमल्स बहुत हद तक यही आप सिर्फ चीज देख सकते हो कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते तो है ना, मगर हम एक दूसरे से बिल्कुल तो नहीं मिलते। जो बिल्कुल नहीं मिलते वहां पर थोड़ा फर्क आ जाता है, और जो मिलते हैं तो वो क्या है? हमारी सिमिलरिटीज हैं। अभी हमारे में इतनी ज्यादा डिसिमिलरिटीज नहीं है कि हम अलग ग्रुप में रखे जा सकें। अगर बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज हो जाए, जैसे आप ही हो, आप में अगर बहुत ज्यादा अभी आपकी नाक, आपके कान, आपकी सब चीजें दूसरी गर्ल्स से ही मिलती है ना, लेकिन क्या हो आपकी हाइट बहुत ही ज्यादा हो जाए, आपके हेयर का कलर बिल्कुल ही डिफरेंट किसी शेप